नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ भाजपा अध्यक्ष के पास। भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं उमेश अग्रवाल जी। आने वाले दिनों में यहाँ कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार रणनीति तय की जा रही है। इसी तारतम्य में हम चर्चा करेंगे रायगढ़ के जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी से और उनसे पूछेंगे किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। आने वाले चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के पार्टी चुनाव में जाने वाली है। और इसके अलावा जो भाजपा के अंदर कही जा रही है कि बहुत ज्यादा गुटबाजी है और बहुत सारे दावेदार हैं, उसको लेकर के भाजपा ने क्या रणनीति बनाई है। तो चलिए चलते हैं उमेश अग्रवाल जी के पास, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की रणनीति आगे रहेगी और कार्य समिति की होने वाली बैठक में किन किन मुद्दों को, किन किन एजेंडा को शामिल किया जा रहा है। भाजपा कार्य समिति की बैठक भी होने वाली है। किस तरह की रणनीति बनाई जानी है और क्या कुछ होने वाला है कार्य समिति की बैठक में। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कार्य करने का अपना एक स्ट्रक्चर वर्किंग है। हम हर 3 महीने में कार्य समिति को करते हैं। ये कार्य समिति सबसे पहले केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होती है दिल्ली में। उसके 1 सप्ताह के अंदर प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है। उसके 1 हफ्ता के अंदर जिले कार्य समिति की बैठक होती है और उसके 1 हफ्ते के अंदर मंडल कार्य समिति की बैठक होती है। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो दिल्ली में केंद्रीय कार्य समिति ने जो आम जनता के हितों को लेकर पार्टी की जो व्यवस्था बनाई है, जो सोच है, वो हर हालत में नीचे में बूथ तक उतर जाए, मतलब पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराने के। हाँ, तो चुनाव को लेकर के तैयारियां भी साथ में। निश्चित रूप से राजनीतिक दल होने के नाते चुनाव जब निकट हो तो कार्यक्रम और बाकी चुनाव के को ध्यान में रख के भी तय किए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव को एक मशीन के रूप में नहीं देखती और न भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक दल के रूप में केवल इस बात को लेके कभी उद्देश्य रहा है कि हम चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ने के अकॉर्डिंग ही केवल कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक सोच है, अपनी एक आइडियोलॉजी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जो एक सोच रखती है जिसमें हम राष्ट्रवाद को अपने सोच में रखते हैं। हम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता रहे हैं, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हो, जिन्होंने एक आत्म मानववाद का नारा दिया। इसका मतलब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्य का सबसे प्रमुख बिंदु एजेंडा होता है कि हम उस अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात और अपनी मदद को पहुंचा सकें जिससे इस देश का सर्वांगीण विकास हो सके। भाजपा का एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था राम को लेकर के, रामायण को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के। कई भाजपा नेता कुछ कार्यक्रम भी चला रहे हैं, सभी जगह हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और तरह तरह की चीजें हो रही है। ऐसे में रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन सरकार करवा रही है, इसे किस रूप में देखते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम हिंदुओं में एक पात्र है जिसका नाम है कालनेमी। कांग्रेस कालनेमी की तरह कार्य कर रही है। वो दिखने में देव के वेशभूषा में, लेकिन उसके कार्य कोई भी देव के वेशभूषा में नहीं है। कांग्रेस ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेके अपने वकील उतार दिए कि भगवान राम काल्पनिक है। मुझको लगता है कि भगवान राम न भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दा है, न कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दा है। भगवान राम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है। कांग्रेस उसको हमेशा राजनीतिक नजरिए से देखी, इसलिए कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को लेके राजनीति करते। वास्तव में अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो भगवान राम और आम हिंदू को या आम हिंदुस्तानी को अलग अलग नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं कि यहाँ कौशल्या माता का छत्तीसगढ़ जन्मस्थली रहा
और उन्होंने राम को छत्तीसगढ़ का भांचा भी घोषित किया हुआ है। इसके बाद उनका कहना है कि हमने चंद्रखुरी में कौशल्या माता का मंदिर बनाया, राम वनगमन पथ बनाया, भाजपा ने क्यों नहीं किया? तो ऐसे में तो आपके मुद्दे तो उधर चले जा रहे हैं। मैं फिर से उसी बात को कहूंगा विनय जी, भगवान राम किसी भी प्रकार से राजनीति का विषय नहीं है। जो भी भगवान राम से संबंधित कार्य कर रहा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी दल हो, आम हिंदू के नाते मैं उसका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मतलब मतलब राम लेकिन मैं फिर कहूंगा, इनको न भगवान राम से लेना देना है और न इनकी भगवान राम में किसी प्रकार की आस्था है। ये भगवान राम को राजनीतिक चश्मे के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इनका पात्र और इनका चरित्र कालनेमी के समान है। मतलब आप एक तरह से ये भी बोल रहे हैं ना कि राम तो सबके हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी सबको है, तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई नहीं। निश्चित रूप से भगवान राम को लेके अगर कोई भी आम हिंदू, चाहे कोई भी, अगर अच्छा करता है तो एक हिंदू होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं दिल से हमेशा उसका स्वागत किया हूं। अगर हिंदू नहीं है और राम का कुछ करता है तो फिर निश्चित रूप से वो और ज्यादा स्वागत के योग्य, और निश्चित रूप से उसके लिए हमारे मन में और ज्यादा श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए कि अगर वो हमारे धर्म से नहीं है, उसके बाद भी हमारे धर्म के रक्षक को, हमारे धर्म के ध्वज प्रवर्तक को वो मानता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा विनय जी, वो कार्य अगर ये कर रहा है तो जो कहते हैं कि सनातन संस्कृति विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये उस बात को प्रमाणित करते हैं। आगामी चुनाव में मुद्दे क्या लेके आ रही है भाजपा? क्या क्या मुद्दे होंगे? अब जिस तरह से बैठकें भाजपा में चल रही है और जिस तरह कैंपेनिंग लगभग शुरू है, तो क्या लगता है क्या मुद्दे? कांग्रेस 2018 में जिस घोषणा पत्र पे चुनाव लड़ी थी, आम जनता से कांग्रेस ने जो वायदे किए थे, मुझको लगता है कांग्रेस ने आम जनता को छला और ठगा है, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। जिस प्रकार से मैं अगर आपसे बात करूं तो एक प्रकार से घोटालों की सरकार की स्थिति है। चाहे हम चावल घोटाले की बात करें, चाहे हम कोयले में रॉयल्टी घोटाले की बात करें, चाहे हम जमीन घोटाले की बात करें, चाहे हम अभी गोठान घोटाला हुआ है उसकी बातचीत करें, और तो और इन लोगों ने पीएससी में भी घोटाला कर दिया। जिस प्रकार से प्रतिभाओं का इन्होंने खुले आम भ्रष्टाचार करके दमन किया है, निश्चित रूप से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं, ये इन लोगों के काले कारनामों का चिट्ठा है जिसको लेकर हम आम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। पीएससी के लिए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर तथ्य हैं तो दीजिए, हम जांच करवाएंगे। तो भाजपा की तरफ से तथ्य ही नहीं दिए जा रहे हैं। तथ्य क्या है? विनय जी, जो प्रावीण्य सूची जारी हुई है ना, कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो प्रावीण्य सूची जारी हुई है वो प्रावीण्य सूची अपने आप में एक तथ्य है। किस प्रकार से पीएससी के प्रमुख व्यक्ति के परिवार से 10 लोग 12 लोगों का नाम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आखिर में कुछ लोगों का प्रावीण्य सूची में जो नाम है उनके सरनेम को छुपाने की जरूरत क्यों थी? आज तक, इससे पहले पूर्व में, चाहे प्रावीण्य सूची में कोई रहा हो, चाहे सूची में कोई रहा हो, किसी ने भी अपना नाम के सरनेम को छुपाने का कार्य नहीं किया। ये जो सरनेम को छुपाने का कार्य किए, और वो जिन लोगों के सरनेम छुपे हैं वे सारे के सारे किस परिवार से हैं वो आपको मुझको बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप ये सारे मैटर और मैसेज इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि पीएससी में घोटाला हुआ है। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री जी नहीं मानेंगे। जिस प्रकार से आपने मुद्दों की बात करी, जिस प्रकार से खुलेआम ईडी की रेड में शराब घोटाले को लेकर तथ्य आ रहे हैं, ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए शर्मनाक है। और ये सारे मुद्दे और ये सारे तथ्य इस बात को इंगित कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब ये इस बात को बोले कि हम बदल दो छत्तीसगढ़,
उन्होंने छत्तीसगढ़ को ऐसा बदला कि पूरे के पूरा अंडरवर्ल्ड बना दिया। पीएससी को लेकर के जहां तक बात है, पीएससी शुरू से ही विवादों में रही। 2003 का जो मेरिट लिस्ट आज तक नहीं सुधरा, वो कोर्ट में मामला, सुप्रीम कोर्ट में है। 2005 में भी ऐसा ही हुआ था, 2008 में हुआ। तो भाजपा की 15 साल की सरकार थी, उनका कहना था पीएससी के स्ट्रक्चर में जो चीजें आई, मतलब जिन चीजों का मतलब अभी जो घोटाले की बात हुई, उसमें कुछ बदलाव उन्होंने क्यों नहीं किया कि आगे जाकर के इस तरह की चीजें न हो। लगातार कांग्रेस अपने लोगों से हाई कोर्ट में पिटीशन लगवाती रही, और जिन लोगों ने पिटीशन लगाई थी भारतीय जनता पार्टी के समय में, कांग्रेस ने उन लोगों को लाल बत्ती से नवाजा। मैं जो आपसे कह रहा हूं, मेरे पास तो सारे तथ्य हैं, जिन तथ्यों को आप भी इंकार नहीं कर सकते। आज एक भी पिटीशन कोई ऐसी बता दे जो भारतीय जनता पार्टी या उससे संबंधित किसी व्यक्ति ने आम जनता के हितों में कोई निर्णय कांग्रेस ने लिया और लगाई हो। कांग्रेस कभी भी आम छत्तीसगढ़ियों का भला हो ये चाहती ही नहीं थी। जो पिटीशन इन्होंने लगवाई और जिन्होंने पिटीशन लगाई, सरकार आते ही उन लोगों को लाल बत्ती से नवाजा गया। ये सारे के सारे तथ्य बताते हैं कि कांग्रेस शुरू दिन से हमेशा विकास के राह में रोड़े अटकाते रही है। तो ये अभी एक और मुद्दा जो सामने है वो आरक्षण का मुद्दा है। अब इसके लिए कांग्रेस, अभी कुछ दिन पहले मुनादी से चर्चा हुई थी मंत्री उमेश पटेल जी की, तो उन्होंने कहा कि सीधा सीधा भाजपा के ऊपर उन्होंने वो ब्लेम किया कि उनके चलते ये आरक्षण का मसला सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आरक्षण का जो नियम बनाया है उन्होंने। तो मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस झूठ कहती है और कांग्रेस की पूरी बुनियाद झूठ पे टिकी है। आरक्षण के मुद्दे पे आज सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हुआ, इसमें आपत्ति किसने लगाई थी? ये आपसे और मेरे से छुपा नहीं है। जिसने आपत्ति लगाई थी उसको लाल बत्ती से किसने नवाजा? इन्होंने नवाजा। आज अगर ये वास्तव में छत्तीसगढ़ में युवाओं का भला करना चाहते हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। पंजीकृत बेरोजगार 11 लाख से अधिक है। उमेश पटेल जी उस विभाग के मंत्री हैं। बता दें आज तक इन्होंने कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया। और अब जब बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बेरोजगारों का चयन किया जाना है, उस चयन में भी ये योग्य बेरोजगार है और ये अयोग्य बेरोजगार। ये क्या होता है योग्य और अयोग्य? क्या होता है उसको तो कांग्रेस बताएगी कि क्यों योग्य अयोग्य। वास्तव में बेरोजगारों का भी सिलेक्शन करने के लिए उन्होंने 50 नियम बनाए। अगर बेरोजगार योग्य अयोग्य है तो इतनी लंबी 11 लाख लोगों की लिस्ट आज तक ये क्यों अपने यहां लगा के रखे? हकीकत में ये छत्तीसगढ़ में किसी भी छत्तीसगढ़ वालों का या छत्तीसगढ़ वासियों का, छत्तीसगढ़ियों का भला करना ही नहीं चाहते। ये आज की तारीख में कांग्रेस की एटीएम के रूप में कार्य कर रही है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस। ये 68% आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से संविधान के नियमों के अंतर्गत आरक्षण की जो भी प्रक्रिया हो वो जरूर से जरूर उसका पालन होना चाहिए और उसको होना चाहिए। तो संविधान ने तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने 58% का वो दे दिया, 58% होना चाहिए जी। तो फिर ये और मतलब कांग्रेस का ये भी कहना है कि तमिलनाडु के तर्ज पर उन्होंने ये सर्वे भी करवाया और ये आरक्षण भी दिया, तो इसमें भी तो रोड़ा नहीं अटकना चाहिए, उनका ये कहना था। भाजपा ने आज तक कभी कहीं पे रोड़ा नहीं अटकाया। राज्यपाल ने तो उसको, अगर आप एक पत्रकार के रूप में अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि कम से कम जज और राज्यपाल दो को हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं कह सकते। तो राज्यपाल अगर कोई विषय को उठाए हैं तो उसमें कांग्रेस को राज्यपाल से बात करना चाहिए, और अगर राज्यपाल ने कोई विषय उठाया है और उससे असहमत हो तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरा एक सिस्टम चलता है, कांग्रेस उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करके भी कार्य कर सकती है। ये सवाल मैंने पूछा था कि भाई
कांग्रेस और भाजपा के बीच में महामहिम को क्यों घसीटते हैं? तो उनका ये कहना था कि महामहिम मतलब भाजपा से इंस्पायर्ड है, मतलब भाजपा के लोगों ही कहीं ना कहीं जाके इस तरह की चीजें करते हैं, बैकडोर से उसका उनका इस्तेमाल करते 70 सालों तक देश में निष्कंटक राज करने वाली कांग्रेस आज अगर इस हाशिए में है तो उसको भाजपा के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। 70 सालों तक उन्होंने किस प्रकार देश में लगातार धर्म आधारित राजनीति करी, जिस प्रकार से लगातार उन्होंने भ्रष्टाचार और कुशासन को दिया। आज वही कारण है कि 1991 में तमिलनाडु को छोड़ पूरे प्रदेश में हिंदुस्तान के राज करने वाली कांग्रेस सिमट के 1-2 राज्यों में रह गई है और पूरे देश में 1984 में जिसके 500 से अधिक सांसद हुआ करते थे, 400 से अधिक, क्षमा करिएगा, 400 से अधिक जिसके सांसद हुआ करते थे, आज 50 के लगभग सांसद उसके देश में। हम लोकतंत्र में जनता के मत को तो नहीं नकार सकते ना विनय जी। तो रायगढ़ के लेवल पे हम बात करें तो रायगढ़ में कैसी तैयारी है चुनाव? भारतीय जनता पार्टी केवल रायगढ़ में नहीं पूरे जिले में इस बार नया इतिहास रचेगी। मैं आपके इंटरव्यू में जिस शब्द को कह रहा हूं, मुझे अच्छे तरह से इस बात का ज्ञान है कि इंटरव्यू जीवन भर के लिए आपके पास सुरक्षित रहने वाला। मैं इस बात को आपको इस इंटरव्यू में बोल रहा हूं। चुनाव के बाद हम आपके इस इंटरव्यू के कंटेंट को फिर से पढ़ेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ जिले में चारों विधानसभा में अपना पताका फहराएगी, खरसियां सहित। भारतीय जनता पार्टी इस बार हम उसका कारण भी आपको बता रहा हूं। जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करे, इस बात से तो आप इंकार नहीं करेंगे ना विनय जी कि हम लोग कार्यक्रम तो हमारे चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और इन कार्यक्रमों में जिस प्रकार चारों विधानसभाओं से आम लोगों की सहभागिता हो रही है, वह सहभागिता ये बता रही है कि अब रायगढ़ जिले में चारों विधानसभा में आम जन परिवर्तन की ठान चुके हैं। आपकी चारों विधानसभा में, सारंगढ़ को ले लें तो 5 विधानसभा में चेहरे बहुत हैं, चेहरे की भरमार है, दावेदारों की भरमार है। ऐसे में पहले तो अपनों से ही लड़ना है, फिर दूसरों से, फिर जाकर के भारतीय जनता पार्टी में अगर एक आम कार्यकर्ता, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अगर सदस्य है तो वो अपने आप को विधानसभा लड़ने के योग्य समझ सकता है। कांग्रेस में एक परिवारवाद के परिपाटी में अगर पूरी कांग्रेस चल रही है तो निश्चित रूप से कांग्रेस में चुनाव लड़ने का मतलब गांधी परिवार का आशीर्वाद। और मैं जो बात को आपको कह रहा हूं, कोई कांग्रेसी इसको इनकार कर दे तो मुझको जरूर सुनवाइएगा। कांग्रेस में चुनाव लड़ने का मतलब गांधी परिवार से आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने का मतलब भारतीय जनता पार्टी से आशीर्वाद। यह अंतर भाजपा और कांग्रेस में है और यही अंतर आम कार्यकर्ता को इस बात के लिए तैयार करता है कि वो भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो इतने सारे फेसेज, इतने सारे लोग, इतने सारे दावेदार, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ना, संघर्ष तो होगा ना? मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी में दावेदार भले बहुत सारे हों, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि इससे पार्टी का, संगठन का कार्य करने का दायरा बढ़ता है ना। वो हमारे लिए खुद भी दावेदार है, वो हमारे लिए, आप खुद भी दावेदार हैं। मैं जिला अध्यक्ष के नाते भी, कार्यकर्ता के नाते भी ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में दावेदार होता ही नहीं, कार्यकर्ता होता है और हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के
योग्य और पात्र होता है। भारतीय जनता पार्टी समय, परिस्थिति, काल को देखकर ये निर्णय करती है कि लेकिन कौन जैसे- चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं, मैं एक संगठन चुनाव लड़ता है। हमारे चुनाव का छाप, हमारे चुनाव में व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ कमल छाप। कई लोग बोल रहे हैं भाजपा का तो कांग्रेसीकरण हो जा रहा है, यहाँ दावेदार बहुत हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये मतलब किसी एक को टिकट मान लीजिए, किसी एक को मिल गया, तो क्या बाकी लोग उसके पीछे मतलब वो हो जाएंगे, मतलब खड़े हो जाएंगे, या कॉन्फ्लिक्ट होगा फिर जैसे दूसरे देखो, दलों मैं में आपसे देखते हैं? राजनीतिक बातचीत नहीं कर, मतलब राजनीतिक भाषा में बात नहीं करना चाहता। निश्चित रूप से अगर 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग बात मांग रहे हैं और किसी एक को मिलती है, तो एक समय तत्काल में राजी नाराजी होती है। लेकिन चुनाव के समय में हमारे कार्यकर्ताओं को मनाने का हमारा एक अपना सेल होता है। और मेरा 1993 से छात्र जीवन में लॉ कॉलेज का अध्यक्ष बना था, तब से राजनीति में हूं। मेरा एक अपना अनुभव है। एकदम रेयरेस्ट परिस्थितियों को हम छोड़ दें तो भाजपा के कार्यकर्ता मानते भी हैं और काम भी करते। थैंक यू सर। तो ये थे उमेश अग्रवाल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही है, और बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक जवाब इन्होंने नहीं दिए, खुल के अपनी बात कही है। आने वाले दिनों में भाजपा किस तरह से काम करने वाली है, और क्या इनके दावे हैं, किस तरह की रणनीति है, इस पे चर्चा हुई है। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो उस पर कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।